नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली है आप सबकी नजर। जिस सपने के पूरा होने का 500 सालों से इंतजार था, वो अब पूरा होने वाला है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते ही मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। ध्वजारोहण महोत्सव के लिए राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी है। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। अनुष्ठान के पहले दिन आचार्यों ने यजमान और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को यज्ञ मंडप में प्रवेश कराया। सबसे पहले पंचांग पूजन हुआ, उसके बाद गणपति पूजन हुआ, जिसके बाद नवग्रह पूजन किया गया, फिर वेदी पूजन हुआ और ये अनुष्ठान 24 नवंबर तक चलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले दिन कलश यात्रा भी निकाली गई। दूसरे दिन की पूजा की शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके हाथों से विशाल ध्वजारोहण किया जाएगा। रामनगरी सजकर पूरी तरह से तैयार है। एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है, उसे भी सजाया गया है। इसके अलावा जो राम भक्त हैं वो बड़ी संख्या में रामनगरी अयोध्या में पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को ध्वजारोहण कार्यक्रम करेंगे और उस दौरान भी देश के तमाम जाने माने जो अतिथि हैं, गणमान्य हैं, उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। अनुष्ठान की बीते कल से ही शुरुआत हो चुकी है और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। भैया के श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की। दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों को जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। अयोध्या नगरी एक बार फिर जगमगा उठी है। राम की नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर विशाल ध्वजारोहण करने वाले हैं और इसे लेकर अयोध्या में तमाम धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। गुरुवार को सरयू के तट पर पूजा पाठ के बाद 551 महिलाओं की कलश यात्रा निकली, तो शुक्रवार को राम मंदिर के प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण से पहले के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी आएंगे हमारे, जो कि वहाँ ध्वजा का फहराएंगे। उसके बाद जो है राम भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद अभी तक राम दरबार में नहीं गए हैं, जो पहली बार जाएंगे हमारे मोदी जी, और वहाँ भी रामलला की आरती उतारेंगे। और जो परकोटा में 6 मंदिर है, शिव मंदिर हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, देवी माता हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य मंदिर, उसके बाद और शेषावतार मंदिर, ये पूर्ण रूप से सब कंप्लीट है। पूजा पाठ हो रहा, वही ध्वज जो है सब पे जो है फहराया जाएगा। दिव्य राम मंदिर में 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में भव्य ध्वजारोहण होगा। इसको लेकर राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। अनुष्ठान के पहले दिन आचार्यों ने यजमान और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को यज्ञ मंडप में प्रवेश करवाया। सबसे पहले पंचांग पूजन हुआ, उसके बाद गणपति पूजन हुआ, जिसके बाद नवग्रहों का पूजन किया गया, फिर वेदी पूजन हुआ। राम मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में आचार्यों ने यज्ञ कुंड में अरणि मंथन कर अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियां डालने का क्रम शुरू कर दिया है, जो ध्वजारोहण से एक दिन पहले यानी 24 नवंबर तक जारी रहेगा। तानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम राजा भी बन गए, राम दरबार का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब विषय रखा गया है कि राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज, जिस धर्म के लिए
हम सभी साधु संत और ब्राह्मण गांव-गांव में क्षेत्रों में जा करके प्रचार करते हैं। उस धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो राम के सेवक बनकर के आते हैं। हमारे मठ मंदिरों में अनुष्ठान चल रहा है जिसमें वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है, जिसमें रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। मैं रोज जाता हूँ दर्शन करने, आज भी गया दर्शन करने। आज 21 नवंबर से वहाँ पे जो वेदों के द्वारा पूजन होता है वह हो रहा है। 24 नवंबर तक वह संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हमारे मोदी जी जिस तरह भूमि पूजन में एक सेवक बन करके आए थे और 22 जनवरी में भी सेवक बन करके आए थे, इस बार भी सेवक बन करके आ रहे हैं। रामचरितमानस में उल्लेख है कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अब वह राम राज की स्थापना हो चुका है। समझिए, जब से हमारे योगी मोदी आए तब से राम मंदिर और अयोध्या ही नहीं भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। मंदिर में रामलला के पूजन के साथ राम दरबार, शेषावतार मंदिर परकोटे के सभी 6 मंदिरों में मां दुर्गा, मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव, गणपति, सूर्यदेव और हनुमान जी के मंदिर में भी पूजन अनुष्ठान शुरू हो गया है। ध्वजा पे तो विशेष महत्व कि भगवान का जो शिखर होता है, ध्वजा जैसे होता कि ध्वज हमारे सर का ताज होगी, जान लीजिए, क्योंकि भगवान का मंदिर है वो ध्वजा विशेष महत्व होता। तो ध्वजा का पूजन एक अपने में बहुत ही अद्वितीय है और जो कि उसका दर्शन भी उसमें स्वयं भगवान या चित्र जो भी होगा, शिव ओम होगा या हनुमान जी का उसमें चित्र होगा, तो इसीलिए उसका विशेष महत्व है हमारे ध्वजा में। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाली ध्वजा बेहद खास है। ध्वजा को अहमदाबाद के कारीगरों ने तैयार किया है। वहीं ध्वजा में लगाई जाने वाली रस्सी कानपुर से मंगाई गई है। राम राज्य के प्रतीक की ये धर्म ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। ध्वजा की ऊंचाई जमीन से 191 फीट है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट का एक बड़ा स्तंभ लगाया गया है, जिस पर राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराएगी। ध्वजा की ऊंचाई ज्यादा होने से इसके ध्वजारोहण के लिए सेना की मदद ली जा रही है। अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर है और इसके शिखर पे ध्वज फहराने की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। ये इस बात का संकेत होगा कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया है। अब ये जो ध्वज फहराया जाएगा ये भी खास होगा। करीब 2.5 किलो इसका वजन है। पहले ये 11 किलो वजन का बनाया गया था, लेकिन इसका ट्रायल हुआ तो ये मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसको जमीन से करीब ध्वज को 191 फीट ऊपर ले जाना है। तो इतना वजन का ध्वज ऊपर फहराने में दिक्कत हो रही थी, तो वजन कम किया गया है। ये 22 फीट लंबा होगा और 11 फीट चौड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इंतज़ाम सब किए जा रहे हैं, क्योंकि बटन भी लगाया गया है कि बटन दबाते ही ध्वज फहर जाएगा। दूसरा सिस्टम पुलिस सिस्टम रखा गया है जो पूरी तरह से मैकेनाइज्ड होगा, क्योंकि जो रस्सियां होंगी ध्वज को ऊपर ले जाने के लिए वो बहुत भारी होंगी और किसी के लिए उसको खींचना संभव नहीं होगा। तो पुलिस से धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाएगा। ये सामने शिखर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेना की मदद ली जा रही है ध्वज फहराने के लिए, क्योंकि काफी टेक्निकल ये काम है। जो फैब्रिक इस ध्वज के लिए इस्तेमाल किया गया है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा झेल सकता है। ध्वज को विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है। पैराशूट फैब्रिक धूप, बारिश और तेज हवाओं में भी खराब नहीं होता है। ध्वज की रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और सिंथेटिक नायलॉन फाइबर से बनी है। 25 नवंबर को बड़ा ही शुभ संयोग है। इसी दिन भगवान राम का माता सीता से शुभ विवाह हुआ था। इस पावन मौके पर अयोध्या के मंदिरों में भी उत्सव जैसा माहौल है। अयोध्या के कनक भवन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। देश के अलग अलग शहरों से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। सब खुश हैं कि सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में हर सनातनी का सपना साकार होने जा रहा है।
अभी दिल से इतना अच्छा फील हो रहा है कि 25 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मंदिर है यहाँ पर ध्वजारोहण करने के लिए आ रहे हैं, तो हम दिल से इतना उत्सुक है, इतना भावुक हो रहे हैं कि कुछ बता नहीं सकते। इसलिए वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर। हाँ, सबके दर्शन हो जाएंगे और सब ध्वजारोहण हो गया, मतलब पूरा मंदिर निर्माण हो गया, डेवलप हो गया है, तो हम बहुत खुश है कि हमें पूरे दर्शन करने को मिलेंगे सारे मंदिर के। अच्छा, जो राम भक्त हैं वो तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हाँ, बहुत इंतजार कर रहे थे कि कब पीएम मोदी आए और ध्वजारोहण होए। ऐसे तो हम एजुकेशन टूर के लिए आए हैं, लेकिन हम अब बच्चों को भी घुमाने के लिए लेके आए अयोध्या। अयोध्या में इस वक्त महोत्सव का माहौल है। रामनगरी का हर कोना सजाया जा रहा है। गलियां, दीवारें, चौराहे सभी सुंदर और मनमोहक बनाए जा रहे हैं। सड़क किनारे डिवाइडरों को रंगा जा रहा है। रास्तों में लगे रेलिंग को पेंट किया जा रहा है। दीवारों पर भगवान राम के जीवन से जुड़े अध्यायों को उकेरा जा रहा है। अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए अयोध्यावासी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल के बच्चे सड़कों पर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण के साथ ही इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करेंगे। अयोध्या पूरी सज रही है, संवर रही है और उन अनुभवों की वृद्धि हो रही है जिससे आने पर लोगों को यहाँ पर एक सुखद अनुभूति हो। स्वच्छता के दृष्टिकोण से हमारी टीमें 24 घंटे सफाई कर रही हैं। हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि अयोध्या में हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग रामधुन, भगवान के अच्छे सुंदर सुंदर भजन और हनुमान चालीसा का यह निरंतर वह हमारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बचती रहेगी। साथ ही साथ जो हमारी जो प्रकाश की व्यवस्थाएं हैं, हम लोगों ने जितने हमारे अंडर पासेज हैं, जितने हमारे चौक चौराहे हैं, सबको अलग से सजाएंगे। सबको अच्छा से और फूलों से सजावट होगी, रोशनी झालरों से सजावट होगी। स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। समाज पूरा लगा हुआ है, संत लगे, सारे संतों महात्माओं का उसमें आशीर्वाद है, वो सब लगे हुए हैं। और यहाँ के जो महानगर के बच्चे हैं, स्वयंसेवी समूह हैं, सारे लोग एक अभियान जैसा छेड़ रखे हैं कि अयोध्या को इतना सुंदर और स्वच्छ। वैसे तो हम लोगों ने स्वच्छता के एक स्टैंडर्ड को लगातार राम मंदिर की स्थापना के साथ मेंटेन किया हुआ है, लेकिन इस अवसर पर भी लोग यहाँ पर आएँ और एक सुखद अनुभूति लेकर जाएं, इसकी पूरी चिंता अयोध्या नगर निगम कर रहा है। अब सभी को इंतजार है तो बस 25 नवंबर का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाला ध्वजारोहण समारोह न केवल धार्मिक दृष्टि से बहुत अहम है, बल्कि अयोध्या की संस्कृति और साथ ही आध्यात्मिक पहचान को भी एक नया आयाम देने जा रहा है। ध्वजारोहण महोत्सव में आने वाले मेहमानों के लिए यहाँ टेंट सिटी को बसाया गया है, जो रामायण कालीन थीम, विशाल आवास व्यवस्था और अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार की गई है। इस टेंट सिटी में कई बातें खास हैं। टेंट सिटी में 4 नगर बसाए गए हैं, जिनमें वैदेही नगर, रघुनंदन नगर, भरत शत्रुघ्न नगर और सौमित्र नगर है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 3000 मेहमानों के ठहरने के लिए भव्य टेंट सिटी विकसित की है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। अयोध्या में 25 नवंबर को करीब 8000 लोग आएंगे, जो देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचेंगे और जो ध्वजारोहण होगा उसके गवाह बनेंगे। अब इतने लोग आएंगे अयोध्या, तो उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं ठहरने का। यह अस्थायी टेंट सिटी बसाई गई है और इस तरह के 4 नगर यहाँ बनाए गए हैं। ये सौमित्र नगर है और इसमें किचन भी है, डॉर्मेट्री भी है। आप यहाँ पर हैं, ये सौमित्र नगर है। और कौन कौन से नगर हैं यहाँ पे? रघुनंदन नगर है, वैदेही नगर है, भरत शत्रुघ्न नगर है। 4 नगर ही हैं, स्वागत परिसर आगे और है। इसके अलावा 5 परिसर यहाँ पर हैं कुल मिला के। तो करीब कितने लोग यहाँ पे रुक जाएंगे? यहाँ पे 6000 लोग रुक सकते हैं टेंटों के हिसाब से। बाकी व्यवस्था बाहर होटलों में की गई, कुछ लोगों के लिए अलग से भी सुविधा रहेगी, उन लोगों के लिए भी। बाकी यहाँ पे पक्के शौचालय हैं, बिस्तर है, कंबल वगैरह हर सुविधा रहेगी। जो भक्तगण पूरे देश से आएंगे उनको असुविधा नहीं मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, आप दिखाइए किस तरह का टेंट बना रहे हैं। टेंट सिटी में 4 नगर बनाए गए हैं। एक एक टेंट में इस तरह से अभी 6 बेड डाले गए हैं और ज़रूरत होगी तो एक एक में 8 बेड भी डाले जा सकते हैं। टेंट सिटी में जो लोग रुकेंगे उनके लिए खाने का पूरा इंतज़ाम है। यहाँ पे 2 किचन बनाए गए हैं, 2 जगह पे टेंट्स लगाए गए हैं कि भोजन वहाँ पे
जो लोग यहाँ रुकेंगे वो जाके कर सकते हैं। इसके अलावा जो अतिथि आएंगे उनके लिए होटल्स भी अयोध्या में बुक किए गए हैं। जाहिर है कि पूरा इंतज़ाम है कि जो श्रद्धालु यहाँ आए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तैयारियां अयोध्या में पूरी कर ली गई हैं, बस 25 तारीख का इंतजार है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पर साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बड़े स्तर पर साइबर ठगी के नेटवर्क पर हमला बोला और बड़े बड़े गैंग्स घुटने पर आ गए। ऑपरेशन साई हॉक सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसके तहत 48 घंटे में 877 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। करोड़ों की ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। तो दिल्ली एक, दो, तीन, चार, पांच। पुलिस के शिकंजे में आए ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने शायद आपकी भी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको ठगा हो। इन लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल कर ये किसी को ब्लैकमेल करते थे तो किसी से मीठी मीठी बातें करके उन्हें जाल में फंसाते थे। और ऐसे ही ये 5 नहीं बल्कि 800 से ज्यादा हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से 1000 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। अगर आप भी कभी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइबर ठगों की अब खैर नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से लेकर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में करोड़ों की ठगी का नेटवर्क बेनकाब हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साई हॉक के तहत साइबर ठगों पर शिकंजा कसा गया है। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन साइबर हॉक को अंजाम दिया है, जहां 48 घंटे तक चले मैराथन ऑपरेशन में 877 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 4317 संदिग्धों से पूछताछ की गई और 509 को नोटिस दिया गया। इसे दिल्ली पुलिस के साइबर अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में जिला पुलिस यूनिट और IFSO की टीम ने मिलकर देश भर में फैले फ्रॉड कॉल सेंटर्स और डिजिटल स्कैम मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया है। CP दिल्ली श्री सतीश कोलचा जी ने इसको पूरा कंसेप्चुलाइज किया और पिछले 6 महीने का डाटा एनालाइज करने पर हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स निकाले, म्यूल अकाउंट के, ATM फ्रॉड जहां से विड्रॉ हो रहा है पैसा, या ऐसे बैंक ब्रांचेस जहां से चेक से पैसा विड्रॉ हो रहा है। इन 3 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने बैंक की मदद से और I4C की मदद से उनको ज़ीरो इन किया और ये ऑपरेशंस का जो लॉन्च है 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से 48 घंटे के लिए किया गया। करीब 877 की फिगर अभी आई है, जिसमें हम लोगों ने उनको अरेस्ट और बाउंड डाउन किया है और लगभग 500 के करीब लोगों को हमने नोटिस दिया है। इससे लिंक लगभग 4000 NCRP की कंप्लेंट्स को भी हमने लिंक किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस हाईटेक ऑपरेशन में उन सभी से पूछताछ की गई जो फर्जी कॉल सेंटरों में बैठकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली करवाते थे, टेलीग्राम पर जॉब स्कैम चलाते थे या फिर बैंक खाते और मोबाइल नंबर बेचकर ठगों को सीधी मदद देते थे। पुलिस ने ठगी के उस सिंडिकेट को भी पकड़ा जहां से पैसा घूमता था और नए शिकार ढूंढे जाते थे। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। पुणे में तेंदुए ने एक और महिला को अपना शिकार बनाया और 1 महीने में तेंदुए के हमले का ये तीसरा वाकया है जिसमें मौत हुई। वहीं गढ़चिरौली की बात की जाए तो यहां तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। तेंदुए ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब कुछ रिहायशी इलाकों में भी नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर सरकार राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी में है। तेंदुए को अफ्रीकी देशों में भेजने की भी कोशिशें तेज कर दी गई हैं। गांव में तेंदुए का आतंक है। किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। हाईवे पर तेंदुए की दहशत है।
लोग गाड़ी तक से गुजरने में खौफ खा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह तेंदुआ ऐसे ही अटैक कर रहा है। दिन हो या रात, तेंदुआ कभी भी पहुंच रहा है, लोगों पर झपट्टा मार रहा है। और अब तेंदुए की इन अटैक से बचने के लिए लोगों ने अनोखा उपाय तलाश लिया है। महिला ने गले में कीलों का पट्टा पहना है, डॉग ने भी कीलों का पट्टा पहना हुआ है। खेत में काम कर रहे सब लोगों ने कीलों का पट्टा पहन रखा है और इसकी वजह है ये तेंदुए और उनके लगातार बढ़ रहे हमले। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरखेड़ गांव की हैं, जहां गांव वाले तेंदुए से खुद को बचाने के लिए गले में कीलों का पट्टा पहनकर काम करने को मजबूर हैं। शिरूर तहसील में लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर है। किसी भी समय यहाँ तेंदुआ दिखाई देता है। तेंदुए के हमले का डर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो लोग खेतों में काम करने आते हैं उनके गले में इस तरह से नुकीले लोहे के पट्टे बने हुए हैं। कारण क्या है, क्यों इन्होंने यह उपाय सोचा कि इस तरह से तेंदुए के हमले से बचा जा सकता है? सीधे इन्हीं से बात करते। ताई, आप मुझे बताइए जरा, आप कब से अपने गले में ये पट्टा पहन रहे हैं और क्या वजह है? हम तो बहुत दिन से पट्टा पहनता है। इधर बहुत बिबटे की ये समस्या है ना, डर लगता है। हर दिन सुबह बाहर से आने इतना डर लगता है कि अपना जीव है ना मुट्ठी में लेकर बाहर घूमते हैं। और छोटे छोटे बच्चे है ना स्कूल में जाते हैं ना, बच्चों को भी डर लगता है ना, वो भी पहनकर स्कूल में जाते हैं। बहुत दिन से हम ये पहन रहे हैं। हमारे पास इधर बहुत बच्चे लोगों को उठा के लेके गया, इसलिए इसकी वजह से हम लोग सेफ्टी के लिए हम लोग ये पहनते हैं। पुणे में पिछले 1 महीने में तेंदुए के हमले से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिन पहले ही इलाके में एक महिला की मौत तेंदुए के हमले में हुई है। ऐसे में अब लोग तेंदुए से बचने के लिए अपने घर के बाहर लोहे की वॉल बनवा रहे हैं। चूँकि घर के चारों तरफ गन्ने के खेत हैं, ऐसे में तेंदुए के आने का खतरा और बढ़ जाता है, जिसके चलते लोग अपने ही घरों में कैद हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने इस तरह से ये पूरा बाड़ बना दिया है। आप इनके घर की तरफ आने वाला सभी जो रास्ता है वो इस तरह से इन्होंने कवर कर लिया है। और इसके पीछे वजह यही है कि इनके ठीक घर के बगल में इस तरह से बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं। चारों तरफ से घर का खासतौर पिछला हिस्सा, दाईं तरफ का हिस्सा, बाईं तरफ का हिस्सा, पूरी तरह से इनके घर के इस हिस्से में के अगल बगल जो है इस तरह से बड़े बड़े गन्ने के फसलें हैं। और इन्हीं गन्ने के खेत के बीच में छिपकर हमेशा रहता है तेंदुआ और मौका पाते ही वो उस घरों में आ जाता है, इंसानी बस्तियों में आता है और वहां पर चाहे श्वान हो या फिर छोटे छोटे इस तरह से जानवर हो, उन पर यह हमला करता है। तेंदुए के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार तेंदुए के हमले को राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। हालांकि तेंदुओं को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे भी लगाए गए हैं। नुकीले लोहे के 3000 से ज्यादा नेक बैंड बांटे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। सिर्फ पुणे जिले में करीब 2000 तेंदुए हैं, जिनमें से कई तेंदुए खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों में आते हैं। ऐसे में पुणे का खेड़ और शिरूर तहसील में तेंदुए का रेस्क्यू सेंटर बनाने की मांग उठ रही है। पुणे महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में तेंदुए के हमले की 350 घटनाएं हो चुकी हैं। इन हमलों में करीब 110 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ पुणे जिले में तेंदुए के 70 हमले हुए हैं। हाई रिस्क इलाकों में 400 से ज्यादा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। हर साल करीब 60 तेंदुओं का रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन फिर भी हमले कम नहीं हो रहे। पुणे में ही नहीं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी तेंदुए की धमक से दहशत है। यहाँ तेंदुओं के हमले से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल है और लोग अब प्रशासन से तेंदुओं को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे नेवारे करके जो एक महिला थी जो अपने घर से कुछ ही अंतर पर लकड़ी लाने की हिसाब से जो जंगल के पास गई थी, उसको उसके ऊपर शेर ने अटैक करके उसको उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही दर्दनाक है और उसके कारण इस एरिया के अंदर में गांव वालों में काफ़ी दहशत है। लोग सोच रहे हैं कि खेती में कैसे काम किया जाए। ये तस्वीर महाराष्ट्र के जालना जिले की है, जहां सोमनाथ जलगांव इलाके में तेंदुआ सरेआम खेतों में घूमता कैमरे में कैद हुआ। तस्वीर देखने के बाद किसानों में डर का माहौल है। किसान खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। इस तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ किसी और इलाके में जा चुका था।
तेंदुए का खौफ महाराष्ट्र के बीड़ में भी है। बीड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते समय सड़क पर तेंदुआ आराम से टहलता दिखा। तेंदुआ रिहायशी इलाके की तरफ रुख कर रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि सरकार इस मामले में पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।